अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ये फिलोसफी में मैं क्या लिखूंगी यार। कुछ दिन बाद ही तो एग्ज़ाम्स है, मैं क्या लिखूंगी कुछ समझ नहीं, इतना बोरिंग लग रहा है यार पढ़ने में। ओह हाय। सो वो क्या है ना, थोड़ा फिलोसफी पढ़ रही थी। आप भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ? देन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. Hey guys, myself Sujata. I finally a PhD student from Odisha. So here in this video, we'll discuss about how to make homeopathic philosophy interesting to study. So first we have to know that what is philosophy. So if we consider organon of medicine as a tree, then different philosophies are its different branches. So we all know that a tree is incomplete without its branches, its leaves, its flowers, its fruits and etc. So the philosophies are just like that. सो डिफरेंट पायोनियर्स ऑफ होम्योपैथी जो है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन ने लिखा है। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरीज, अपनी जो प्रिंसिपल्स है उसमें बताया है। लेकिन जो अदर डिफरेंट पायोनियर्स ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने अपनी जो थ्योरीज है, अपनी जो ओपिनियंस है, उन थ्योरीज़ को लेकर उनकी जो उन्होंने अप्लाई किया, उनकी जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, थ्रू डिफरेंट ओपिनियंस उन्होंने अपना अपना फिलोसफीज़ लिखा है जिनमें उन्होंने बताया है। अगर हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं टू नो अबाउट होम्योपैथिक डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, हमें फ़िलोसफी भी नॉलेज देगी कि उस थ्योरी में और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है उनसे हमें डायरेक्ट सीखने को मिल सकता है दैट इसको अप्लाई करने के बाद उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस क्या था, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट फिलोसफी। अगर हमें फिलोसफी से इतने सारे नॉलेज जानने को मिलेगा, देन वाई इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फॉर स्टडी। क्यों ये हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता पढ़ने के लिए? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये डिफरेंट पायोनियर्स ने लिखा है बहुत साल पहले। उसकी जो इंग्लिश है वो थोड़ा मतलब पुराना टाइप इंग्लिश है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है हमें पढ़ने में। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट उसके जो लेटर्स है ना, इतने छोटे छोटे लेटर्स, इतने हेवी पैराग्राफ्स, इतने पेजेस, इतने लॉन्ग चैप्टर्स है। वो बोरिंग बना देती है पढ़ने में। दैट इतने छोटे छोटे लेटर्स कौन पढ़ेगा यार, बोरिंग लगेगा, ये होगा वो होगा, इतने सारे कुछ हम सोच लेते हैं। उसके वजह से हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये हमारे सिलेबस में है, मतलब एकेडमिक्स में है, इससे क्वेश्चंस आने वाला है, एग्जाम्स होने वाला है, मार्क्स मिलने वाले हैं। एक तो पढ़ने का मन नहीं करा, फिर उससे एग्जाम्स होगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है माइंड पे दैट यार नहीं पढ़ते, अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़े। ओके, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। इतने सारे नॉलेजेस हमें फिलोसफी से मिलने वाला है, एंड एक तो वो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, उससे एग्जाम्स भी होने वाला है। एंड दूसरी बात, वो इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहा, तो हम क्या करें? हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमें पढ़ना है टू गेन नॉलेज एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम पर्पज एज वेल। कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है? फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है दैट जैसे हम नोवेल्स, स्टोरी बुक्स, रोज़ कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते हैं, ये हम लोग की, बहुत लोगों की ये हैबिट होती है, बहुत सारी अलग अलग बुक पढ़ना अपार्ट फ्रॉम स्टडी बुक्स, अदर देन स्टडी बुक्स। वैसे ही हमें सोचना है दैट डिफरेंट फिलोसफीज़ आर जस्ट लाइक डिफरेंट नॉवेल्स, डिफरेंट स्टोरी बुक्स। डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी जो ओपिनियंस है, अपनी जो थाट्स है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने उस बुक्स में बताया है। फिलोसफी बस वही है, हमें बस पढ़ना है, रोज़ एक एक पेज, दो दो पेज, जैसे हम नोवेल, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं वैसे ही हमें पढ़ना है। हमें ये सोचना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट हमें ये सोचना है दैट ये हमारे मतलब एकेडमिक्स में नहीं है, इससे एग्जाम्स नहीं होना है, इज़ जस्ट दैट हमें पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ईयर में हम ऑर्गेनन पढ़ते हैं, एग्जाम्स नहीं है फिर भी हमें हम पढ़ते ही इंटरेस्ट लगता है, बिकॉज एग्जाम नहीं है उसके ऊपर, इसलिए हम हल्के से आराम से पढ़ते हैं। वैसे ही आपको फिलोसफी पढ़ना है, स्टार्ट करना है पढ़ना। वैसे ही हम फिलोसफी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग भी बन गया, देन हाउ टू स्टडी, हम स्टडी कैसे स्टार्ट करना है फॉर टू गेन नॉलेज एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम पर्पज एज वेल। हमें स्टडी कैसे स्टार्ट करना है? जैसे मैंने बोला दैट रोज़ जैसे हम नोवेल, स्टोरी बुक्स ये सब पढ़ते हैं, तो वैसे ही हमें फ़िलोसफी की बुक्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज ही मुझे एक चैप्टर टोटल कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो,
धीरे धीरे 1 पेज 2 पेज जितने भी आपका मन हो, ऐसा नहीं कि मैं 1 आवर ही बैठूंगी फिलोसफी पढ़ूंगी तो आपको बोर लगेगा ही लगेगा। सो इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करो, लेकिन फर्स्ट 1 पेज पढ़ो या फिर 2 पेज पढ़ो, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। लेकिन जितना भी पढ़ोगे उस पैराग्राफ में जो भी लाइन आप पढ़ोगे उसमें अगर कोई भी वर्ड ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है जिसका मीनिंग आपको समझ नहीं आता, सो उसी वक्त ही उसका मीनिंग आपको गूगल से या फिर डिक्शनरी से निकालना है एंड उसी पेज पे अगर उस वर्ड के पास स्पेस हो तो वहाँ पे लिखना, या फिर उसी पेज पे उस वर्ड को मेंशन करके उसका मीनिंग ज़रूर लिखना। देन आप जब पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसी टाइम लिख लोगे ना तो आगे चल के डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो इसलिए 1 पेज पढ़ो 2 पेज पढ़ो, लेकिन जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो वो मार्क कर लो, उसकी मीनिंग लिख लो। फिर जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आपको लगे या फिर जो भी कोटेशन आपको लगे कि ये ऐड कर सकते हैं अच्छा लगेगा, सो वो कोटेशन वो लाइंस आपको अंडरलाइन करनी है या फिर हाईलाइट करनी है। सो ऐसे ही आपको धीरे धीरे उस पैराग्राफ वाइज पेपर वाइज लाइक एक एक पेज वाइज आपको पढ़ना है, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा अगर आप उसको मतलब ज़्यादा सीरियसली ना लोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत इजी भी लगेगा। लाइक मैं खुद बहुत सारी फ़िलोसफी चैप्टर्स पढ़ चुकी हूँ, सो इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत इजी लगेगा। फ़िलोसफी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट दैट थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए आप रोज़ थोड़े थोड़े पढ़ोगे तो ईजी लगेगा। ओके, सो देन हाउ टू मेक नोट्स। फिर आपको नोट्स बनाना है, पढ़ोगे तो नोट्स भी तो बनाना है एग्ज़ाम के लिए एंड खुद की नॉलेज के लिए। सो इसलिए नोट्स कैसे बनाना है, दैट जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी आप मीनिंग लिख सकते हो आपकी पेपर में। अगर आप बुक्स में लिख रहे हो, अगर आपको लगता है दैट ये वर्ड मैं अपनी आंसर शीट में भी ऐड कर सकती हूँ तो वो उस वर्ड की मीनिंग आप लिख सकते हो। एंड देन जब आपकी वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी ना, लाइक उसको 1 बार पढ़ो 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, जितने बार में आपको अच्छे से समझ आता है एक एक लाइन उस हद तक पढ़ो। आई नो बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत मतलब बहुत इजीली आपको समझ आएगा। सो जैसे हम इंग्लिश की लिटरेचर में क्वेश्चन आता था ना, एक स्टोरी दी जाती थी एक पैराग्राफ में, उसकी 4-5 क्वेश्चन आते थे जो उससे रिलेटेड है, हमको उस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उससे ही रिलेटेड उस क्वेश्चन का आंसर्स देना है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, फिलोसफी इज़ जस्ट लाइक दैट, आपको वैसे ही पढ़ना है। सो जब आप एक चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे ना, सो देन उसकी समरीज़ लिख लेना, उसकी जो जिस्ट है दैट हाँ डॉक्टर केंट की ये चैप्टर की मेन जिस्ट ये है, केंट इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं। जो भी आपको समझ में आया हो उसको अपनी ओन वर्ड में अपनी नोट्स में लिख लेना, दैट हाँ इस चैप्टर का मेन जिस्ट ये है। फिर जो भी कोटेशन आपको ऐड करना हो वो कोटेशन भी आप ऐड कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है या फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐड करना हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। सो अब फिलोसफी चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिया, लेकिन एग्ज़ाम पेपर में आंसर किस वे में लिखना है जो हमें अच्छे मार्क्स दे। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दैट हाउ टू राइट फिलोसफी आंसर्स इन एग्ज़ाम्स। सो फर्स्ट थिंग, आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत रेयरली आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के डिस्क्राइब चैप्टर 1 ऑफ रॉबर्ट और चैप्टर 1 ऑफ केंट। सो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगी, आपको उसकी जो टाइटल है या फिर जो मेन थिंग है उस चैप्टर में उस ऑथर ने जो भी बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ क्वेश्चन आएगा, दैट व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ स्टुअर्ट क्लोज ऑन दिस, what Kent trying to say on this topic। सो आपको ऐसे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आएगा। पहले आपको आंसर में ये लिखना है दैट फ्रॉम विच चैप्टर दिस कोटेशन और दिस टॉपिक बिलोंग्स टू। आपको लिखना है दैट डॉक्टर केंट ने इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई हैं, फिर इसके बारे में बताया है। फिर आपको लिखना है दैट अकॉर्डिंग टू केंट और अकॉर्डिंग टू क्लोज। फिर आपको उस चैप्टर की जो जिस्ट है, जो समरी आपने पढ़ा है, आपने समझा है, अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी बनाया था, सो उसी को आपको लिखना है। लेकिन आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, क्योंकि पैराग्राफ वाइज बुक्स में है तो वो बोरिंग लगता है, आप खुद पढ़ते हैं तो आपको पता है। सो इसलिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि वो मेन जिस्ट और मेन समरी क्या है उस चैप्टर की। सो उसको एक एक पॉइंट करके लिख लेना। फिर बीच बीच में अगर कुछ ऑर्गेनॉन की थ्योरीज, ऑर्गेनॉन की लाइंस आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि दे बोथ आर रिलेटेड। सो वो ऐड कर सकते हो, कुछ कोटेशन ऐड कर सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो उस चैप्टर से, या फिर कहीं से भी जो उसमें सही लगता हो। सो आपको वो कोटेशन ऐड करना है। एंड देन
जो मतलब थोड़ा यूनिक वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग आपको पता है, आप उसको इस वे में ऐड कर सकते हो, वैसे ऐड करना, लेकिन हमेशा पॉइंट वाइज लिखना। जैसे कि और क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो वैसे ही फिलोसॉफी भी पॉइंट वाइज लिखना, तो वो जो एग्जामिनर है ना वो हर लाइन पढ़ेगा, उसको मतलब नीट एंड क्लीन लगेगा आपकी एक एक लाइन। सो इस वे में आप एग्ज़ाम पेपर में आंसर लिख सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छी एंड बाकियों से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेशन मार्किंग वाला मार्क मिल सकता है। ओके, सो अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप दैट दिस टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल एज वेल। अगर इस टिप्स को अप्लाई करो, अगर इससे आपको मतलब फ़ायदा हो या फिर जो भी हो ना, आपकी जो एक्सपीरियंस हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो। एंड आपकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो अगर फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई मतलब टॉपिक्स बताना हो, सजेशंस देना हो, देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने फ़िलोसॉफी के बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं जो मैंने अपनी पेज पे अपलोड किया है, वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी बाय सुजाता। यू कैन फॉलो दैट पेज एज वेल। सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स एंड ऑल एवरीथिंग आपको मिल जाएंगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।